Hello students, good morning everyone. Students, here today in this video, I am going to summarize the chapter 4 in civics, which is the key elements of a democratic government. Students, this chapter already I have described you and explained you through some audio explanations, and I hope you all have listened that. So students, through this video you can recall all the topics which you have studied in this chapter. Okay, so first of all, this chapter was all about the democratic government, means the characteristics and the specific features of a democratic government. Okay, so students, first of all, we have studied about the democratic government. So what is the democratic government? This was a must question. So students, there was a great president of USA whose name was the Abraham Lincoln, who had described and defined the democracy as the government of the people, government by the people, गवर्नमेंट फॉर द पीपल. ठीक है, तो ये ऑफ, बाई एंड फॉर द पीपल. सो ही हैज़ डिस्क्राइब एंड ही हैड डिफाइंड दैट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है. इट इज़ बीन इलेक्टेड बाय द citizens of the country, and it has been made for the citizens of the country, and it has been run by the citizens of the country. ठीक है, तो ये उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की. ठीक है, सो एट द सेम प्लेस वी हैव द डेमोक्रेटिक form of the government, and most of the countries of the world prefer the democratic form of the government. Okay, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स होते हैं वो गवर्नमेंट चूज़ करते हैं. तो गवर्नमेंट क्या होती है, उनके द्वारा चलाई जाती है और उनके लिए चलाई जाती है. उनके बिहाफ में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डिसीजंस मेक करते हैं. ठीक है, सो आफ्टर दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड द वेरियस फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. फर्स्ट वन वाज द पार्टिसिपेशन. जैसा कि मैंने बताया, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. तो ये जो टर्म होती है बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, तो इसमें क्या होता है, जब गवर्नमेंट हम चूज़ करेंगे और जब हम गवर्नमेंट हमारे लिए चूज़ होगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होगा. ओके, सो देयर इज़ अ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स इन अ democratic government. So in this type of government, it is being elected for the particular period of time, and if the government is once elected, then it can stay uh, for the period of time which has been decided, and at the end of the period the elections are held again. तो क्या होता है, if a person is not being satisfied with the selected government, then he can elect another one, or if the person is satisfied then he can री-इलेक्ट दैट गवर्नमेंट. तो क्या होता है, हमारी कंट्री में इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, जहाँ पर लोगों को राइट होता है कि दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ through the different medias like newspaper, television, films and another too. Okay, तो हमारी कंट्री में क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, जो कि हमारी कंट्री में है. ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रीडम. सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री peoples have the freedom where they can speech and express their ideas and views, and they have the freedom to practice of any religion, and freedom to do any job, and many more. So in a democratic country peoples have the freedom to follow their religion, whatever do they want. जो वो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो वो धर्म फॉलो करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार वो फॉलो कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत सारी फ्रीडम्स हमें मिली हुई हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में. नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी एंड जस्टिस. सो इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो क्या होता है, इक्वालिटी और जस्टिस दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर.
जब हम कहते हैं देयर इज़ जस्टिस, सो जस्टिस इज़ देयर वेयर देयर इज़ इक्वालिटी। जब तक इक्वालिटी नहीं होगी तब तक जस्टिस कैसे होगा? ठीक है, मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, मुझे 2 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इफ़ आई विल गिव वन स्टूडेंट 6 रुपीज़ एंड 1 to 4 रुपीज़, तो क्या होगा? क्या यहाँ पर इक्वालिटी है? अगर इक्वालिटी नहीं है तो जस्टिस कैसे हुआ? जस्टिस मीन्स क्या होता है? वेयर अ पर्सन हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, वेयर अ पर्सन गेट द इक्वल आंसर और इक्वल राइट। ठीक है, तभी कह सकते हैं हम कि वहाँ पर जस्टिस है। ओके, सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जो हमारी कंट्री में क्या होता है? राइट होता है फेयर ट्रीटमेंट का। ठीक है, जब हम फेयर ट्रीटमेंट करेंगे तभी हमारी कंट्री में जस्टिस और इक्वालिटी होगी। सो ये एक स्पेशल फीचर है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पाया जाता है। सो in some places there is no equality just because people are vary from their social and financial status. So but to improve the situation of the person's social and economic status of the caste and tribes known as the scheduled caste and the scheduled tribes, government has reserved some seats in the educational institutions for these caste and the tribes which are facing the discrimination in our society। ठीक है, तो हमारी कंट्री में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट मानी जाती हैं, जिनका सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस बहुत डाउन होता है, so to improve all of these tribes, government has reserved some seats and given them extra privileges. Okay, next is need to resolve the conflicts. So students, जैसे कि जब आप में और आपकी सिस्टर में कभी झगड़ा हो जाता है तो उसको सॉल्व कौन करता है? सॉर्ट आउट कौन करता है? आपके पेरेंट्स करेंगे, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो करेंगे, आपसे बड़े भाई बहन होंगे वो करेंगे। तो सिमिलरली इफ़ देयर इज़ एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइज, और मोस्टली आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों अराइज होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज वेयर देयर इज इनइक्वालिटी एंड व्हेन two peoples are strongly disagree with each other, and where there is regional, religious and economic backgrounds are vary from one to another। ठीक है, तो क्या होता है फाइनेंशियली कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं, एंड समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो वायलेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो टू इम्प्रूव टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम टर्निंग वायलेंट, मतलब जो वायलेंस है और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको वायलेंट होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स वेयर गवर्नमेंट हैव्स मेड सम लॉज वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन रिसॉल्व ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो क्या होता है? इफ़ अ पर्सन has a problem with the state government or the central government, then Supreme Court can resolve the conflict। And if there is any type of problem among two states, अगर दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, if there is any type of conflicts between two states, then the central government takes steps in that। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसमें स्टेप्स लेती है और सॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को। फॉर एग्जांपल इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये हमने पढ़ा था, तमिलनाडु एंड कर्नाटका दे बोथ शेयर द वाटर ऑफ द रिवर कावेरी, बट तमिलनाडु एंड कर्नाटका दे बोथ डोंट वांट टू शेयर द वाटर ऑफ रिवर कावेरी। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुआ जस्ट बिकॉज तमिलनाडु इज situated in the upstream of the river Kaveri, and the Karnataka is situated to the lower stream of the river Kaveri। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, सारा वाटर जो कंज्यूम हो जाता था तमिलनाडु में, एंड कर्नाटका वॉज नॉट हैविंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। सो टू रिसॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप in it, and the central government has give them the fair share of the वाटर। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और उन दोनों को श्योर किया कि दे बोथ स्टेट विल रिसीव द इक्वल शेयर ऑफ द वाटर। ओके, सो इफ देर इज सच टाइप ऑफ problems or situations created that there is if
any problem created between two states, then the central government take the decision. Okay. And last topic which we have learned was the democracy and the Indian constitution. So student, eh, we have the constitution here. This is the preamble of the constitution, एंड इट इज़ स्पेशली ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपने देखा होगा जब भी आप कहीं किसी से मिलते हो तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो. इफ वेन एवर यू ओपन योर बुक देयर इज द फर्स्ट पेज स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है. आप कॉपी राइट करते हो, उसमें क्या होता है, इंडेक्स फिल करते हो, मतलब आप इंट्रो दे रहे होते हैं, आपने उसमें क्या लिखा है कॉपी में. ठीक है, सो वी हैव द प्रियम्बल of the constitution, and preamble which is the introduction of the India's constitution clearly. And our Indian constitution described that India is a republic country. Okay. And the preamble states the constitution aims to give all the Indian citizens. तो हमारा constitution क्या aim करता है? Our constitution aims to give justice including social and economic. ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रमोट करता है? जस्टिस, जो कि फाइनेंशियली और सोशली होनी चाहिए. दूसरा, लिबर्टी. सो लिबर्टी किस चीज़ में होनी चाहिए? लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम. सो फ्रीडम होनी चाहिए. देयर द फ्रीडम शुड बी इन थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ ऑफ फेथ एंड वर्शिप. ठीक है, मतलब हम जो चाहें वो जॉब कर सकते हैं, हम जहाँ चाहें पढ़ सकते हैं, और हम जो भी धर्म को चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं, पूज सकते हैं. थर्ड वन इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. सो there should be equality of equal status, and to have the equal opportunities to have any type of job. Okay, so these are some aims of the Indian constitution, which are the justice, equality and liberty. So students, these are the key elements of a democratic government, which are the participation, freedom means liberty, equality and justice. Okay, so these are the some key elements of a democratic government, and I hope you all have understood it. So students, we'll meet in another class. There we'll discuss another chapter. Till then, watch this video and do the given work and ask your doubts if you have